सुप्रभात बच्चों। तो हमने कल इस पार्ट को छोड़ा था कि कैसे जो है लेखक और जो सांप है वो अब आमने सामने हैं बिल्कुल, और एक दूसरे के वार का इंतज़ार कर रहे हैं कि देखते हैं पहले कौन वार करेगा। तो लेखक भी है अपना डंडा लेकर जो है वो तैयार है कि मैं जैसे तैसे करके इसके फन को दबा लूँ, ठीक है। और अब सांप भी सोच रहा है कि अब देखता हूँ कि मतलब ये जो बंदा नीचे आया है ये कैसे मुझ पर वार करता है। मतलब आमने सामने दोनों प्रतिद्वंदियों की तरह जो है वो खड़े हैं कुएं में। परंतु लेखक कहता है कि अभी तक उसने कोई वार नहीं किया सांप ने मुझ पर, तो मैंने भी अपने मन से जो है वो ये ख्याल छोड़ दिया कि चलो मैं इसके फन को डंडे से अब नहीं दबाऊंगा। परंतु ऐसा करना उचित भी ना था, क्योंकि सांप है, जानवर है, कुछ पता थोड़ी है कि कब वो वार कर जाएगा। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाएं। बस एक सूरत थी, डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा ना था, कुर्ता था और कोई कपड़ा ना था जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। मारना या बिल्कुल छेड़खानी ना करना, ये दो मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, मतलब कि सहारा लेना पड़ा। या अब उसने सोचा कि अब पहली बात तो सिर्फ उसने कुर्ता पहन रखा था, ठीक है, कुर्ता पहना हुआ था और कोई इसके पास कपड़ा भी नहीं था जिससे कि वो सांप के मुंह को दबा देता। तो वो कह रहा है कि अब क्या करूँ मैं, या तो मैं डंडे से चिट्ठियों को सरका लूँ हैं, और या फिर बिना छेड़खानी करे मतलब उधर देखता रहूं कि हाँ कब मेरे को मौका मिलेगा। तो वो कहता है कि भाई छेड़खानी करने का तो मेरा साहस नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना चिट्ठियों को डंडे से सरका लिया जाए। तो डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हो गया, मतलब पीछे की तरफ मुड़ गया। धीरे धीरे डंडा चिट्ठियों की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। यानी कि जैसे उसने धीरे से चिट्ठी खिसकाने की मतलब कोशिश करी ना बेटा, तो जो सांप का फन है वो एकदम डंडे की तरफ मुड़ गया और उसने उस पर वार किया, ठीक है, डंडे के ऊपर वार किया, क्योंकि सांप को लग रहा था कि कोई छेड़खानी तो हो रही है आसपास। तो जो सांप ने डंडे पे वार किया तो लेखक कहता है कि हृदय में कंप हुआ और हाथों ने आज्ञा ना मानी, डंडा छूट पड़ा। अब ऑब्वियसली जैसे उसने वहाँ पर उसको मतलब डंक मारा डंडे के ऊपर, तो लेखक के जो हाथ हैं वो मतलब एकदम कांप गए और हाथों से उसका डंडा छूट गया। मैं तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडे के सिर पर 3-4 स्थान पर पीव सा कुछ लगा हुआ था, ठीक है, पीव सा, यानी कि वो जो सांप है उसने अपना जो जहर है वो थूक दिया था, ठीक है, डंडे के ऊपर थूक दिया था। तो अब लेखक को लग गया कि भाई ये तो बड़ा खतरनाक काम हो गया है यहाँ पर, तो अब क्या करें। सांप ने मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, ठीक है। यानी कि उसने जैसे चिट्ठी खिसकाने के लिए डंडा आगे किया था तो सांप ने तुरंत मुड़कर जो है डंडे पर अपने फन से वार कर दिया, और जब वार किया तो उसके मुंह से मतलब कुछ लिक्विड जो है निकलकर डंडे पे लगा। तो लेखक कहता है कि उसने अपनी शक्ति का जो है सर्टिफिकेट दे दिया, भाई मैं तुझसे ज़्यादा पावरफुल हूँ तो इसलिए मुझसे पंगा मत ले। परंतु लेखक कहता कि भाई मैं तो उसकी शक्ति का पहले से ही कायल था, मतलब मैं तो मान ही रहा था उसको कि भी वो मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। फिर कहता सांप ने लगातार फूं फूं करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, या शायद वह सांप का उपहास कर रहा था। उधर ऊपर फूं फूं और मेरे उछलने और फिर वहीं धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया और बंधुत्व का नाता फूं फूं और धमाके से टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया। मेरे कष्ट और विरह के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रातृ स्नेह के ताने बाने को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। यानी कि जब वो बिदक कर एकदम से, जैसे सांप ने फन मारा तो उसके हाथ से डंडा छूट गया और वो भी एकदम उछल गया, बिदक गया, एकदम से उछलकर दोबारा से फिर मतलब जैसे ऊपर को उछला और फिर ज़मीन पर जैसे एकदम धम आके गिरा। तो जो छोटा भाई बाहर खड़ा था बेचारा, उसने सोचा लगता है भाई सांप ने मेरे भाई को काट लिया है, और वो धम से गिर चुका है कटने के बाद, मतलब कि, और वो ज़ोर से चीख, बाहर जो कुएं के बाहर खड़ा था छोटा भाई, वो चीख कर रोने लग गया।
छोटे भाई की आशंका बेजा ना थी, ऊपर उस फूं और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की। अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। ठीक है, जैसे उसने दोबारा फिर डंडा हाथ में लिया और फिर चिट्ठी को खिसकाने के लिए कोशिश की, तो लेखक कहता है कि अब की बार जो है सांप ने वार भी कर दिया और डंडे से वो चिपट गया, मतलब डंडे को लिपट गया। ठीक है, तो डंडा हाथों से छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुंजल्क, ठीक है, और गुंजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। ठीक है, गुंजल्क यानी कि गांठ मारता हुआ, जैसे सांप एकदम कुंडली मार देता है। मैंने जैसे बोला ना कि डंडे को उसने अब मतलब डंडे के चारों तरफ वो लिपट गया। ठीक है, उसको कुंडली मार ली वहाँ पर। तो लेखक कहता है कि सांप का जो गुंजक मारता हुआ सांप का पिछला भाग जो है मेरे हाथों से छू गया। उफ, कितना ठंडा था। ठीक है, डंडे को मैंने एक और पटक दिया। यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछलकर मैं सांप पर गिरता और ना बचता, लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वह देवी कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खिंच आने से मेरे और सांप के आसन जो है वो बदल गए। ठीक है, जैसे ही डंडा जो है लेखक की तरफ खींचा, मतलब कि आपस जब उनकी मुठभेड़ हो रही थी, उनका आमना सामना हो रहा था, तो डंडा जैसे ही लेखक की तरफ खींचा तो उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। मतलब जहाँ लेखक था वहाँ सांप आ गया और जहाँ सांप था वहाँ पर लेखक चला गया। यानी कि जो चिट्ठियाँ हैं अब लेखक के हिस्से में आ गई। यानी कि जहाँ चिट्ठियाँ पड़ी थी लेखक अब उछलकर उस तरफ को खड़ा हो गया था जाकर। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, मतलब कि उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर में बांध दिया और छोटे भाई ने मुझे फिर ऊपर खींच लिया। तो डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। मतलब कि जब आसन बदल गए तो जो लेखक है वो चिट्ठियों की तरफ को चला गया, तो उसने फटाफट वहाँ से बेटा चिट्ठियाँ उठाई और धोती जो नीचे लटक रही थी ना कुएं में, उसके एक किनारे से पकड़ा और धोती में उसको बांध दिया। ठीक है, और फिर फटाफट जो है उसके भाई ने उसको ऊपर की तरफ खींच लिया। यानी कि वो धोती का सहारा ले लेकर फटाफट जो है कुएं से बाहर की तरफ को आ गया। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। डंडा है अब जो वो कुएं में था तो उसके ऊपर सांप बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपना निशान गंवा चुका था। ठीक है, आगे हाथ बढ़ाता तो हाथ पर वार करता, इसीलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटे और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। तो अब जो है सांप डंडे के ऊपर कुंडली मार के बैठ गया था, तो अब उसको डंडा भी चाहिए था। तो लेखक ने क्या किया, फिर से आइडिया लगाया एक, तो अपनी तरकीब लड़ाई। तो उसने कुएं की साइड से ना वॉल से मिट्टी को खुरचा और दूसरी तरफ को फेंक दिया, ताकि सांप का जो वो माइंड है जो डाइवर्ट हो जाए। तो जहाँ वो मिट्टी जाके गिरी, सांप ने तुरंत उस तरफ जाकर फटाफट वहाँ से उस पर डंक मारा। ठीक है, उस पर फुंकारा, यानी कि डंडे को छोड़ दिया और फटाफट जो लेखक ने वहाँ से डंडा उठा लिया। ठीक है, तो अब लेखक क्या है कि उसके हाथ में डंडा भी आ गया है। तो लेखक कहता है, पर बात ही बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर से उसके दांत गड़ गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम ना था। केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं। पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। बाहें भर गई थी, छाती फूल गई थी, धोंकनी चल रही थी। धोंकनी यानी कि जो धड़कन है वो बहुत इंजन की तरह डग 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 जो है वो चल रही थी। पर एक एक इंच सरक कर अपनी भुजाओं के बल पे मैं ऊपर चढ़ आया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऑब्वियसली कि थक गया था और अगर जैसे ऊपर चढ़ा था और बाई चांस उसका हाथ फिर से स्लिप हो जाए तो वो धम करके फिर से सांप के पास आकर गिर जाता और इस बार तो उसने बचना भी नहीं था।
ठीक है। तो ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर आया, बेटा कुएं से बाहर आया, उसने फटाफट क्या किया, पहले तो वो बेचारा ऐसे ही थोड़ी देर लेटा रहा, आराम किया उसने, मतलब क्योंकि वो थक चुका था इतना। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपने कपड़े कुपड़े झाड़े, धोती और कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, यानी कि जो और पड़ोस के गांव का एक लड़का था जो देख रहा था उसको कि भाई ये क्या हो रहा है, उसने देखा सारा कुछ कि कैसे कुएं में कूदा और कैसे ये कुएं से बाहर आया। तो उसने किशनपुर के लड़के को ताकीद करके, ठीक है, की मतलब ताकीद किया, यानी कि उसको ये बताया कि भाई तू किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, ठीक है, करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से ना कहे। हम लोग आगे बढ़ गए। तो अब दोनों भाई जो हैं वो चिट्ठियां लेकर फिर से आगे की ओर चल पड़े। तो बेटा अब यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार जो है जो लेखक है वो मतलब बहादुरी का प्रमाण देते हुए कुएं से जो है बाहर आ चुका है। तो लेखक कहता है कि अब हम आगे बढ़े। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत यह घटना मैंने अपनी माँ को सुनाई, यानी कि तब लेखक ने इसका जिक्र किसी से नहीं किया, वो फटाफट अपने भाई के साथ गया और चिट्ठियाँ जो है डालकर मक्खनपुर के डाकखाने में डालकर आ गया। फिर कहता है कि सन 1915 में जब उसने 10th पास कर लिया तो उसने फिर ये घटना जो है अपनी माँ को सुनाई, ठीक है। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डेने के नीचे छिपाती है। जब माँ को पता चला कि भाई मेरा बेटा इतना छोटा सा था जब, तो इसने कुएं में कूदकर वो चिट्ठियाँ निकाली, तो उसकी माँ की आंखें जो हैं वो भर आई। सजल नेत्र मतलब कि आंखें जो बेटा वो भर आई, और उसने अपने बच्चे को मतलब ऐसे गोद में लिया, ऐसे उसको प्यार किया कि जैसे मतलब जप्फी मारी, जैसे यूँ कह सकते हो आप कि ऐसे उसको प्यार किया कि जैसे एक जो चिड़िया है वो अपने पंखों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है ना, ऐसे ही लेखक की माँ ने लेखक को अपनी गोद में छिपाया। कितने अच्छे दिन थे वह। उस समय राइफल ना थी, डंडा था, ठीक है, और डंडे का शिकार कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक ना था। तो लेखक कहता है कि भाई वो बचपन के दिन थे, वो भी बहुत खूब दिन थे कि हम डंडा चलाते थे और ऐसे समझते थे कि भाई जैसे हमने राइफ़ल चला दी है, ठीक है। और डंडे से हमने अगर सांप का शिकार किया तो समझ लो कि जब जैसे राइफ़ल से अगर शिकार करते तो उतने ही बराबर हमें, उसी बराबर हमें मज़ा आया डंडे से मारने में या डंडे से शिकार करने में जितना कि राइफ़ल से शिकार करने में आता, ठीक है। तो लेखक ने अब यहाँ पर अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया है। इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार उसने जो है बड़े साहस के साथ कुएं में घुसकर जो है चिट्ठियों को निकाला बाकायदा, और अपने आप को बचाते हुए वो कैसे कुएं से बाहर आया और फिर चिट्ठी डाल आया। और फिर देखो उसने आकर किसी से जिक्र भी नहीं किया, ना तो छोटे भाई ने किया और ना ही लेखक ने किया, और ना ही वो जो किशनपुर का लड़का था जिसने इस घटना को देखा, और ना ही उसने किया। फिर लेखक कहता है कि सन 1915 में जब वो 10th पास कर चुका था, फिर उसने अपनी माँ को बताया भाई एक बार बचपन में मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो बेटा यहाँ पर जो है लेखक ने अपनी बहादुरी का प्रमाण दिया है, और आपका जो पाठ है वो यहाँ पर अब ख़त्म हो जाता है। यानी कि 1915 में लेखक को स्मृति यानी कि याद आई इस घटना की, और उसने अपनी माँ को जो बताया, ठीक है बेटा। तो इस पाठ को आप एक बार से अच्छे से अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे। धन्यवाद। तो बच्चों अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर पर एक बार चर्चा करेंगे। आपके संचयन पुस्तक से जो बेटा आपको पता है, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जो है 3 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। अब लेखक के मन में डर था कि हो सकता है किसी ने मेरी शिकायत लगा दी हो कि तुम्हारा भाई जो है वो झरबेरी से बेर तोड़ कर खा रहा है, या फिर हो सकता है बड़े भाई साहब को जो है वो कुछ और पता चला है मेरे बारे में, तो इसलिए मतलब उसने किसी को भेजा बुलाने के लिए। तो पूरे रास्ते जो है उसके मन में कश्मकश चलती रहती है कि घर जाके पक्का पिटाई होनी ही होनी है, मतलब रुई की तरह धुनाई होनी ही होनी है। तो रास्ते में वो ये सोचता रहा, उसको पिटने का डर था, डांट खाने का डर था रास्ते भर, वो यही मतलब मन में बात लेकर अपना चलता रहा। तो जैसे उसने पर घर में जैसे वो घुसा तो देखा कि जो बड़े भाई साहब हैं वो तो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो फिर उसके मन से जो है वो डर निकल गया कि भाई इनको तो अपना ही कोई काम होगा, इसीलिए इन्होंने जो है बुलाया है हमें।
ठीक है, तो ऐसे आप इसको अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न नंबर 2, मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी। अब आपको पता ही, जैसे हमने पढ़ा है कि बच्चे शरारती होते हैं, ठीक है, उनको ये कि अपनी मौज मस्ती करनी है, तो उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। और जब उन्होंने देखा, उनको जब पता चला कि भाई इस कुएं में तो एक बड़ा सा काला सांप पड़ा है, तो वो उसको उचक उचक कर देखते थे। और फिर एक बार एक बच्चे ने ढेला मारा उस पर, तो सांप को लगा और सांप ने पुस्कार कर आवाज़ निकाली, तो सबको सुन के बड़ा मज़ा आया। ठीक है, बड़े उन्होंने इन्जॉय किया कि वाह, सांप की ऐसी आवाज़ होती है। तो फिर वो क्या करते थे कि आवाज़ सुनने के चक्कर में रोज़ जो है उस पर ढेला मारते थे, फेंकते थे। और सांप को गुस्सा आता था कि लगातार उसको ढेले लगते रहते थे, तो वो और ज़ोर ज़ोर से गुस्से में आके फुसकार निकालता था। और ये बच्चे जो है बाहर खड़े होकर उसको सुनते थे और फिर क्या मज़े लेते थे, कह कहे लगाते थे, ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसते थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा कि सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। यह कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। ऑब्वियसली जैसे उसने बेटा अपनी टोपी उतार कर उस पर ढेले को मारने की कोशिश की, तो जो चिट्ठियां हैं वो चकराती हुई नीचे जाकर गिर गई। और लेखक कहता है कि मुझे तो ये ध्यान ही नहीं कि सांप को ढेला लगा या नहीं लगा, क्योंकि उसका सारा ध्यान जो है वो गिरती हुई चिट्ठियों पर था कि जो एकदम घूम घूम कर कुएं के अंदर जा रही थी। तो लेखक कहता है ना उसे ये भी ध्यान नहीं कि वो ढेला उसे लगा या सांप ने फुसकार मारी या ना मारी, मतलब उसकी तरफ तो वो सांप की तरफ वो ध्यान ही नहीं गया, सारा ध्यान जो है वो चिट्ठियों की तरफ था। तो मतलब उसकी मनोदशा ऐसी हो गई थी कि वो उसका मन कर रहा था जैसे कि वो भाग कर एकदम से उछल कर उन चिट्ठियों को वहीं पकड़ ले, नीचे न जाने दे। मतलब वो दुखी था, हैरान था कि भाई ये उसके साथ क्या हो गया। कहाँ तो वो सांप की फुसकार सुनना चाहता था, ठीक है, और उसको सुनकर अपना एंजॉय करना चाहता था, बट उसके साथ उल्टा ही हो गया। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। अब लेखक को लग गया कि भाई अगर मैं बिना चिट्ठियों के गया तो पक्का जो है बड़े भाई साहब से पिटाई होने वाली है, ठीक है, और झूठ बोलने का साहस जो है उसमें वो कहता मुझ में नहीं था। तो फिर उसने यही अपना डिसाइड किया कि वो जैसे तैसे करके इन चिट्ठियों को जो है कुएं में जाकर निकालेगा। क्योंकि अब वही बात है कि सामने से अगर वो चाहेगा सांप से लड़ना तो वो भी नहीं हो सकता। तो उसने मतलब सोचा कि वो कोई ना कोई आइडिया लगाएगा, और मार से भी बचना चाहता है, डांट से बचना चाहता है, तो वो कोई ना कोई आइडिया या उपाय लगाकर इन चिट्ठियों को निकाल लेगा। तो अब आपका अगला क्वेश्चन है कि सांप का ध्यान बटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियाँ जो है वो लगाई, क्या क्या उसने उपाय। तो उसने देख लिया कि भाई जो कुएं का व्यास है वो तो कम है, तो डंडा चलाना तो वहाँ संभव नहीं था। तो उसने फिर सोचा कि सांप को धोखा देकर, मतलब कि उसका ध्यान भटकाकर ही पास पड़ी चिट्ठियाँ उठा सकता है। तो और उसने क्या किया कि फिर जैसे अपने डंडे को अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इधर मान लो सामने सांप है, तो उसने अपने डंडे को एक तरफ ऐसे ज़ोर से फेंका कि सांप का जो ध्यान भटक गया, तो सांप उसी तरफ जाके उसने डंक मारा। तो फिर अब क्या किया लेखक ने, फटाफट से वहाँ से चिट्ठियाँ उठा ली, लेकिन सांप फिर से डंडे पर जाकर बैठ गया। ठीक है, अब उसको डंडा भी चाहिए था। तो फिर उसने क्या किया कि जो कुएं की बगल से जो है दीवार से एक मुट्ठी ली मिट्टी की, मतलब मिट्टी वहाँ से खुरच कर मुट्ठी भर के उसने दूसरी तरफ फिर से फेंक दी। फिर से सांप का ध्यान भटकाया उसने, सांप ने फिर जाकर जहाँ मिट्टी गिरी थी वहाँ पर डंक मारा, यानी डंडे को उसने छोड़ दिया। तो फिर ऐसे से करके उसने कई सारे आइडियाज़ लगाए और अपनी जो मतलब मिशन था, जो उसका टास्क था, उसने उसको कंप्लीट किया यहाँ पर। ठीक है, तो फिर अगला आपका बेटा क्वेश्चन आता है कि कुएं से उतरकर कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक घटना का वर्णन कीजिए। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगातार एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो आपने अब इस घटना को अपने शब्दों में लिखना है कि कैसे उसने डिसाइड किया, कैसे उसने 5 धोतियों को फिर बांधकर नीचे लटकाया, कैसे वो डंडे को भी धोतियों से बांधा और नीचे लटक गया तो बीचों बीच लटक रहा था, तो किस प्रकार वो नीचे कूदा, कैसे उसने जो है पहले डंडा साइड में फेंक के सांप का ध्यान भटकाया, फिर उसने मतलब मिट्टी मुट्ठी में लेकर दूसरी तरफ फेंक के फिर सांप का ध्यान भटका के डंडा भी उठाया और चिट्ठियाँ भी उठाई। मतलब उसने कैसे अपने आइडियाज़ लगाकर फटाफट चिट्ठी और डंडे को हासिल कर वो फिर से धोतियों के सहारे कैसे ऊपर तक चढ़ा आया। ठीक है, ये आपको सारे अपने पॉइंट्स में, अपने शब्दों में, अपने वाक्य बनाकर इसका उत्तर आपको लिखना है।
फिर नेक्स्ट है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है कि छोटे बच्चे जो हैं वो कैसे कैसे शरारतें करते हैं। अब मान लो अमरूद का पेड़ है, आम का पेड़ है या बेरी का पेड़ है, छोटे बच्चों को क्या होता है कि हम फटाफट चढ़ें और तोड़ लें या उसको पत्थर मार मार के गिराएं नीचे, ठीक है, जैसे ही मौका मिलता है। या फिर जैसे अब वो कुएँ में ढेला मारते थे, एक ऐसी सी शरारतें बहुत करते हैं बच्चे कि जहाँ पर भी मान लो उनको मौका मिलता है वो अपना इन्जॉयमेंट, ठीक है, अपना मनोरंजन करने का साधन जो है वो ढूंढ लेते हैं। तो आपको आपने भी कुछ बचपन में जैसे शरारतें की हैं तो वो भी आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। फिर है नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है ये भी बेटा कि मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो हम सोचते हैं, ठीक है, जो हम प्लानिंग करते हैं कई बार वो सब गलत हो जाती है, उल्टी पड़ जाती है, ठीक है। जब घर से निकले थे तो सोचा था फटाफट जाके मक्खनपुर डाकखाने में चिट्ठियाँ डाल आएंगे और जल्दी जल्दी घर वापस आ जाएंगे क्योंकि ठंड है, लेकिन वो पत्थर मारकर सांप की आवाज़ सुनने के चक्कर में जो है वो सारा काम उल्टा पड़ गया। तो यानी जो प्लानिंग करी थी जाने की वो सारी की सारी मिथ्या निकली, झूठ निकली, उल्टी पड़ गई वो। तो आप इस तरीके से ये एग्जाम्पल देकर इसको आप लिख सकते हो। फिर है फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, इस पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमने पाठ के संदर्भ में लिखना है तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल कि जब लेखक ने कुएं में उतरने का फैसला किया तो उसने सिर्फ इस बात पे ध्यान दिया कि मुझे अपना कर्म करना है, ठीक है, मुझे अपना सिर्फ कर्म करना है और मैं कुएं में उतरूंगा यानी अपना कर्म करूंगा। अब चाहे मैं मर जाऊं यानी सांप जो है मुझे डस जाएगा या तो मौत का आलिंगन होगा या फिर मैं चिट्ठियों को ऐसी सुरक्षित बाहर उठा लाऊंगा। तो उसने सिर्फ अपने कर्म करने पर कंसंट्रेट किया, ध्यान दिया और फल दूसरी शक्ति पे कि और ईश्वर पर उसने सब कुछ छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, मैंने सिर्फ अपना काम करना है और ईश्वर मुझे इस चीज़ का क्या फल देता है ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब वो यही सोच के वो जो है कुएं में कूदा था और सब कुछ उसने ईश्वर पे यानी दूसरी शक्ति पर उसने ये छोड़ दिया। तो आप इसका ऐसे कुएं में उतरने वाली 2-3 बातें लिखकर आप इस आंसर को अपना लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार बेटा आपका ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और एक बार प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चैप्टर को अपनी बुक से ज़रूर पढ़िए ताकि आप अपने जो आंसर्स हैं, जो आप उत्तर लिखोगे उन्हें अच्छे तरीके से लिख सको, ठीक है। सही सेंटेंसेस और सही घटनाओं का जो है जिक्र आप अच्छे से कर सको, ठीक है बेटा। धन्यवाद।